हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है अमाइंस। और मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर सिर्फ कुछ रिएक्शंस या फॉर्मूलाज के बारे में नहीं है। ये उन बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में है जिससे हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री और हमारी जिंदगी बहुत हद तक बनी हुई है। अब इस स्लाइड में जो कोट लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। ये कहता है कि अमीन्स का सबसे बड़ा कमर्शियल यानी इंडस्ट्री लेवल यूज मेडिसिन्स और फाइबर्स बनाने में होता है। तो समझ रहे हो, ये सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है। हम उन कंपाउंड्स को पढ़ने जा रहे हैं जो दवाइयों से लेकर हमारे कपड़ों तक हर जगह मौजूद हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अमीन्स हमारी प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड केमिस्ट्री के लिए कितने जरूरी हैं। अब इस स्लाइड में देखते हैं कि अमीन्स असल में कहाँ हैं। पहले बात करते हैं मेडिसिन्स की। आपने एड्रेनालिन का नाम सुना होगा, जो एक लाइफ सेविंग हार्मोन और ड्रग है। एलर्जी की दवाई पेनाड्रिल, या जब डेंटिस्ट दांत सुन करने के लिए इंजेक्शन लगाता है नोवोकिन, इन सब में अमीन्स होते हैं। कपड़ों को रंगने वाले एजोडाइज, मजबूत पॉलीमर्स, साबुन डिटर्जेंट में यूज होने वाले सर्फेक्टेंट्स सब अमीन से बनते हैं। और तो और हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स, विटामिन्स और हार्मोन्स हैं, उनका भी अहम हिस्सा अमीन्स ही हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अमीन्स सच में हर जगह हैं, हमारे आसपास भी और हमारे अंदर भी। अब हम इस स्लाइड में अपना आज का लर्निंग रोड मैप देखेंगे। एक तरह से ये हमारा प्लान है कि हम चैप्टर को कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम अमीन फैमिली से मिलेंगे, उनका स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन समझेंगे। फिर उन्हें नाम देना सीखेंगे, यानी नॉमेनक्लेचर। उसके बाद हम देखेंगे कि लैब में अमीन्स बनाए कैसे जाते हैं। चौथे नंबर पर हम उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। और आखिर में हम एक बहुत ही वर्सेटाइल कंपाउंड डाइजोनियम सॉल्ट्स और उनके सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर मिल जाए कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस स्लाइड से अपना पहला सेक्शन शुरू करते हैं, मीट द अमाइन फैमिली। यहाँ हम अमाइंस के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उन्हें क्लासिफाई यानी अलग अलग ग्रुप्स में कैसे बांटा जाता है, ये समझेंगे। तो इस स्लाइड से हम अपने चैप्टर की नींव रखने जा रहे हैं। अब इस स्लाइड में सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल है, व्हाट आर अमाइंस। डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। अमाइंस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो अमोनिया यानी NH3 से निकल कर आते हैं। कैसे? जब हम अमोनिया के एक या दो या तीनों हाइड्रोजन एटम्स को हटाकर उनकी जगह कोई एल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल, इथाइल या कोई एराइल ग्रुप जैसे फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसे हम अमाइन कहते हैं। सिंपल शब्दों में अमोनिया को पेरेंट मानो और सारे अमाइंस उसके बच्चे हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अमाइंस अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अब इस स्लाइड में हम अमीन्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो बहुत ही लॉजिकल है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि अमोनिया से कितने हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हुए हैं। ध्यान से देखिए, स्टेप 1 है हमारा पेरेंट मॉलिक्यूल अमोनिया NH3। अब अगर आपने इसका सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो बनेगा प्राइमरी अमीन, जिसे हम 1 डिग्री अमीन भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला RNH2 जैसा होगा। अगर आपने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तो बनेगा सेकेंडरी या 2 डिग्री अमीन R2NH। और अगर आपने तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तो बन जाएगा टर्शरी या 3 डिग्री अमीन R3N। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अमीन्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में उनके नाइट्रोजन से जुड़े अल्काइल ग्रुप्स के नंबर के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। अब इस स्लाइड में जो डायग्राम है उसे ध्यान से देखिए। ये ट्राइमेथाइल अमीन का स्ट्रक्चर है जो एक टर्शरी अमीन है। यहाँ जो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल अमोनिया की तरह। इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल है, मतलब एक पिरामिड जैसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करिए, नाइट्रोजन के ऊपर वो 2 डॉट्स यानी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे हम लोन पेयर कहते हैं। यही लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करता है, जिसके कारण CNC बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल यानी 109.5 डिग्री से थोड़ा सा छोटा होकर 108 डिग्रीज रह जाता है। बच्चों, ये लोन पेयर ही अमीन्स की पूरी केमिस्ट्री की जान है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अमीन्स की पिरामिडल ज्योमेट्री और उनका CNC बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन और उसके लोन पेयर की वजह से होता है। चलिए अब हम इस स्लाइड से अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, गिविंग अमीन्स एन आइडेंटिटी। यहां हम इन कंपाउंड्स को एक पहचान देना सीखेंगे, यानी उनका नामकरण या नॉमेनक्लेचर। हम कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स दोनों सिस्टम को मास्टर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही पूछे जाते हैं। तो इस स्लाइड से हम नेमिंग सीखना शुरू कर रहे हैं। अब इस स्लाइड में हम इस टेबल के थ्रू नेमिंग के रूल समझेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, CH3CH2NH2।
कॉमन सिस्टम में इसका नाम है इथाइलअमीन, लेकिन IUPAC सिस्टम में हम पेरेंट एल्केन के नाम से ई हटाकर अमीन जोड़ देते हैं, तो इथेन बन गया इथेनअमीन। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, CH3 ट्वाइस NH, ये एक सेकेंडरी अमीन है। यहाँ IUPAC नेम में N मिथाइल मिथेनअमीन लिखा है। यहाँ एक मिथाइल ग्रुप को पेरेंट चेन माना और दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट, और N लिखने का मतलब है कि यह मिथाइल ग्रुप सीधा नाइट्रोजन एटम से जुड़ा है। तीसरा एग्जाम्पल, एनिलीन इतना फेमस है कि IUPAC ने इसका कॉमन नाम ही एक्सेप्ट कर लिया है, वैसे इसका सिस्टमैटिक नाम बेंजेनअमीन है। आखिरी एग्जाम्पल, एक टर्शरी अमीन CH3CH2 थ्राइस N, इसका नाम है N, डाई इथाइल इथानअमीन। N, का मतलब दो इथाइल ग्रुप्स सीधा नाइट्रोजन से जुड़े हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि IUPAC नेमिंग में एल्कानअमीन सिस्टम फॉलो होता है और सेकेंडरी या टर्शरी अमीन्स के लिए N प्रीफिक्स का यूज बहुत जरूरी है। तो अब हम इस स्लाइड से तीसरा सेक्शन शुरू कर रहे हैं, मेकिंग अमाइंस इन द लैब। यहां हम सीखेंगे कि अमाइंस को लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है। बच्चों, यहां पूरा फोकस रखना, क्योंकि इस सेक्शन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस आने वाली हैं जो बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों में सीधे पूछ ली जाती हैं। तो इस स्लाइड से हम प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस स्लाइड में हम पहला मेथड देखेंगे जिसका नाम है अमोनोलिसिस। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है, अमोनिया प्लस लाइसिस, यानी अमोनिया की मदद से बॉन्ड तोड़ना। हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं RX और उसे अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं। अमोनिया अपने लोन पेयर की वजह से एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है और CX बॉन्ड को तोड़ देता है। प्रोसेस सिंपल लगता है, पर इसकी सबसे बड़ी कमी या डिसएडवांटेज यह है कि रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं। जो प्राइमरी अमाइन बनता है वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल है और वो आगे रिएक्ट करके सेकेंडरी, फिर टर्शरी और आखिर में क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट तक बना देता है। इसलिए हमें एक साफ प्रोडक्ट की जगह इन सब का मिक्सचर मिलता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अमोनोलिसिस एक सिंपल मेथड है, लेकिन इससे प्योर अमीन बनाना मुश्किल है। अब इस स्लाइड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन पढ़ेंगे, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन प्योर प्राइमरी एमीन्स बनाने के लिए सबसे अच्छे मेथड्स में से एक है। आइए इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हम थैलेमाइड को KOH से रिएक्ट कराते हैं, फिर जो सॉल्ट बनता है उसे अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं और आखिरी स्टेप में अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यानी NaOH डालने पर हमें हमारा साफ सुथरा प्योर प्राइमरी एमीन मिल जाता है। लेकिन इसके बारे में दो बातें जरूर याद रखना। पहली, इससे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन्स ही बना सकते हैं, और दूसरी, इससे एरोमेटिक एमीन्स जैसे कि एनिलीन नहीं बनाए जा सकते। ये इसकी लिमिटेशन है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस प्योर प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। अब इस स्लाइड में हम एक और सुपरस्टार नेम्ड रिएक्शन देखेंगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डेग्रेडेशन। बच्चों, इसके नाम पर ध्यान दो, डेग्रेडेशन। इसका मतलब है कि कुछ कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? एक कार्बन एटम। इस रिएक्शन में हम एक एमाइड RCONH2 से शुरू करते हैं और उसे ब्रोमीन और NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। इससे होता क्या है कि एमाइड डिग्रेड हो जाता है, यानी बीच का CO ग्रुप निकल जाता है, और प्रोडक्ट में हमें एक प्राइमरी अमाइन RNH2 मिलता है, जिसमें स्टार्टिंग एमाइड से एक कार्बन एटम कम होता है। इसलिए इसे स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन चेन को छोटा कर देती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन एमाइड से एक कार्बन कम वाले प्राइमरी अमाइंस बनाने के काम आती है। चलिए अब इस स्लाइड से हम सेक्शन 4 पर चलते हैं, द ट्रू नेचर ऑफ अमाइंस। यहाँ हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, खासकर उनके बेसिक नेचर को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर इनकी प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट करता है। तो इस स्लाइड से हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। अब इस स्लाइड में हम अमीन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी यानी बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे। अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स लें जिनका मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम हो, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमेशा होता है प्राइमरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन टर्शरी, प्राइमरी का सबसे ज्यादा और टर्शरी का सबसे कम। इसका रीजन क्या है? इसका सीधा सा जवाब है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो वो बहुत स्ट्रांग एच बॉन्डिंग कर सकते हैं। सेकेंडरी अमीन में सिर्फ एक H है, तो एच बॉन्डिंग थोड़ी कम हो जाती है। और टर्शरी अमीन के पास नाइट्रोजन से जुड़ा कोई हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो वो आपस में एच बॉन्डिंग कर ही नहीं सकते। जितनी ज्यादा एच बॉन्डिंग उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अब इस स्लाइड में हम एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछ रहे हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एमीन्स बेसिक नेचर के होते हैं, पर क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों है? उनके स्ट्रक्चर में ऐसी कौन सी खास बात है जो उन्हें बेसिक बनाती है? सोचिए,
हमने स्ट्रक्चर वाली स्लाइड में इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था। यही सवाल हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि हम एमीन्स की बेसिसिटी के पीछे का रीजन ढूंढने वाले हैं। अब इस स्लाइड में हम पिछले सवाल का जवाब देखेंगे। अमीन्स बेसिक इसलिए होते हैं क्योंकि उनके नाइट्रोजन एटम पर एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एक लोन पेयर होता है जिसे वो आसानी से डोनेट कर सकते हैं। और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है उसे हम क्या कहते हैं? लुईस बेस। अब इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को हम दो वैल्यूज से नापते हैं, Kb और Pkb। यहां एक गोल्डन रूल है जिसे आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम में बहुत काम आएगा। Pkb की वैल्यू जितनी छोटी होगी बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। ये एक उल्टा या इनवर्स रिलेशन है, इसको भूलना मत। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अमीन्स लोन पेयर के वजह से लुईस बेसिस हैं और उनकी स्ट्रेंथ Pkb वैल्यू से पता चलती है। अब इस स्लाइड में जो बार चार्ट है वो पिछले रूल को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। याद है ना? स्मॉलर Pkb मीन्स स्ट्रॉन्गर बेस। ध्यान से देखिए, सबसे राइट में है एलिफैटिक अमीन, मिथानमीन। इसकी Pkb वैल्यू सबसे कम है 3.38, मतलब ये इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। बीच में है अमोनिया, हमारा बेसलाइन, जिसकी Pkb वैल्यू 4.75 है। और सबसे लेफ्ट में है एरोमेटिक अमीन, एनालीन, जिसकी Pkb वैल्यू सबसे ज्यादा है, लगभग 9.4, मतलब ये सबसे वीक बेस है। तो इस चार्ट से हमें क्लियर ट्रेंड मिल गया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है एलिफैटिक अमीन्स ग्रेटर देन अमोनिया ग्रेटर देन एरोमेटिक अमीन्स। अब इस स्लाइड में हम समझेंगे कि पिछली स्लाइड वाला ट्रेंड आखिर आता क्यों है। ऐसा क्या है एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन्स में? देखिए, एलिफैटिक अमीन्स में नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप्स जैसे CH3 जुड़े होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जिसका मतलब है ये प्लस आई इफेक्ट से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। इससे नाइट्रोजन के लिए अपना लोन पेयर डोनेट करना और भी आसान हो जाता है, इसलिए वो अमोनिया से भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं। दूसरी तरफ एरोमेटिक अमीन्स जैसे एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में हिस्सा ले लेता है, यानी वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो बेसिक स्ट्रेंथ तो कम होगी ही, इसलिए वो अमोनिया से भी वीक बेस हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि बेसिसिटी का फर्क प्लस आई इफेक्ट और रेजोनेंस की वजह से होता है। और अब हम इस स्लाइड से अपने चैप्टर के आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पर आ गए हैं, द वर्सेटाइल डाइजोनियम सॉल्ट्स। इन्हें केमिस्ट्स मोस्ट पावरफुल टूल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एक मास्टर की तरह काम करते हैं। इनकी मदद से हम बेंजीन रिंग पर बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स लगा सकते हैं। तो इस स्लाइड से हम इन पावरफुल कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो अब इस स्लाइड में देखते हैं कि ये डायजोनियम सॉल्ट्स होते क्या हैं। इनका जनरल फॉर्मूला है Rn2+X-। यहाँ R का मतलब है एक एराइल ग्रुप जैसे फिनाइल, और N2+X- डायजोनियम सॉल्ट वाला हिस्सा है। ये बनते कैसे हैं? जब हम एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। नाइट्रस एसिड को हम NaNO2 और HCl को मिक्स करके बनाते हैं। लेकिन इस रिएक्शन की सबसे ज़रूरी शर्त है टेम्परेचर। ये रिएक्शन बहुत ही ठंडे में यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच करनी पड़ती है, क्योंकि ये सॉल्ट्स अनस्टेबल होते हैं। और इस पूरी रिएक्शन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, डायाजोटाइजेशन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डायजोनियम सॉल्ट्स प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से लो टेम्परेचर पर बनते हैं। अब है इस स्लाइड में हम डाइजोनियम सॉल्ट्स की असली पावर देखेंगे। ये जो डाइजोनियम ग्रुप है यानी N2+, ये केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन लीविंग ग्रुप्स में से एक है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस N2 बनकर बहुत आसानी से निकल जाता है, जो कि एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। और जब ये निकल जाता है तो इसकी जगह हम बेंजीन रिंग पर बहुत कुछ लगा सकते हैं। देखिए, हम F, Cl, Br, Cn, I, OH, यहाँ तक कि H ग्रुप भी लगा सकते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस भी हैं जैसे बैल्स-शीमान और सैंडमेयर रिएक्शन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डाइजोनियम सॉल्ट्स एक वर्सेटाइल इंटरमीडिएट हैं जिससे हम बेंजीन रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब इस स्लाइड में हम पूरे चैप्टर को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि अमीन्स अमोनिया के बेसिक डेरिवेटिव्स हैं और उनकी सारी केमिस्ट्री नाइट्रोजन के लोन पेयर पर डिपेंड करती है। हमने देखा कि उनकी प्रॉपर्टीज उनके क्लास यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री होने पर डिपेंड करती हैं। हमने उन्हें बनाने के 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड सीखे, हॉफमैन और गैब्रियल सिंथेसिस। और आखिर में हमने देखा कि डाइजोनियम सॉल्ट्स एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने के लिए कितने जरूरी और पावरफुल टूल हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको चैप्टर के सारे की पॉइंट्स एक जगह मिल जाएं।
अब जब हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया है तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल। अब जब आप जानते हैं कि डायज़ोनियम सॉल्ट्स की मदद से बेंजीन रिंग पर इतने सारे अलग अलग ग्रुप्स जोड़े जा सकते हैं, तो सोचिए आप कौन सा नया ड्रीम मॉलिक्यूल डिज़ाइन करना चाहेंगे। इस पर सोचना, इससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग और भी गहरी होगी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था आपकी इमेजिनेशन को स्पार्क करना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।